come on. ICSI CS Professional December 22 exams are around the corner, and one of the differentiating factor in exam is the way we present what we know and also what we don't know. Hi again, I hope you are doing great. In this video, I am presenting the analysis of my certified copy of one of the lengthiest subject of CS Professional, that is Advanced Text Law. Well, with regard to presentation of an answer, you may have questions like how much to write, how to write, whether in paragraph or points, importance of highlighting the keywords, and how to answer when you don't know the exact answer. So without wasting any time, let's jump into the analysis to find the answers to these questions. दिस इज माई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एडवांस टैक्स लॉस। इसमें भी मैंने जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, स्कोर अ टोटल ऑफ 69 मार्क्स आउट ऑफ 100। और एनालिसिस जो है इसको लेकर के मैंने कुछ की टेक अवेज जो है वो यहाँ पे लिखे हैं, ये जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा किस तरीके से करेंगे। तो जैसे आरसीडीएनआर में हमने मैच करा था उसी तरीके से करेंगे, बट इसमें मैं क्वेश्चन नंबर मैंने करा था क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो पार्ट ए है वो क्लियरली उसको मेंशन कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो और उसका कौन सा पार्ट कर रहे हो। तो क्वेश्चन आपने मेंशन करा एंड देन उसके बाद में जो पार्ट है वो मेंशन कर दिया। और ये भी क्वेश्चन जो है ये किस पार्ट का है, तो पार्ट 1 का है, यानी जीएसटी का। तो ये आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सा मेन पार्ट जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो। ये मैंने पहले मेंशन नहीं करा था, मेरे को बाद में याद आया, इसलिए मेरे को यहाँ पे ये ऊपर मेंशन करना पड़ा। तो ये ध्यान रखना कि आप ये चीज़ लिखना ना भूल जाओ। सेकंड ए में जो है वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, तो क्वेश्चन जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड था। टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड अलग अलग केसेस दिए थे, कुल मिला के 5 केसेस दिए थे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और हर एक केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा वो बताना था। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को एक चीज समझ में ये आ गई थी क्वेश्चन पढ़ने पे कि जो पहले 3 केसेस हैं वो पहले 3 केसेस जो है वो सेम प्रोविजन पे बेस्ड है, यानी सेक्शन नंबर 13 पे ही बेस्ड है। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि जो प्रोविजन है उसको सिर्फ फर्स्ट केस में एक बार मेंशन कर दिया। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट केस में बस मैंने ये वाला प्रोविजन मेंशन करा इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन नंबर लिख दिया क्योंकि सब सेक्शन नंबर नहीं आता था, सब सेक्शन नंबर को लेकर के मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ सेक्शन मेंशन करा कि सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग क्या प्रोविजन है, उस प्रोविजन को पूरा मेंशन करा। ये पूरा जो ये पूरा प्रोविजन है इतना, ये पूरा प्रोविजन मेंशन करा और फिर उसके बाद में गिवन केस में यानी फर्स्ट वाले केस में क्या चीज बोली है वो मेंशन करा एंड देन उसके बाद जो कंक्लूजन है, जो उसका आंसर है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या इस केस में होगा, वो मेंशन कर दिया। अब जब सेकंड वाला केस अटेम्प्ट करा तो सेकंड वाले केस में फिर से पूरा प्रोविजन नहीं लिखा, सिर्फ ये लिख दिया कि इन द गिवन केस क्या चीज है और फिर उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा इस केस के अंदर। ऐसे ही थर्ड में भी करा है मैंने। उसके बाद फोर्थ वाले केस में अलग है। फोर्थ वाले केस में अलग क्यों है, क्योंकि फोर्थ वाला केस जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड था। फोर्थ वाला केस सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड था, तो इसमें प्रोविजन वापस से मेंशन करना था। यहाँ पे प्रोविजन मेंशन करा, यहाँ पर सबसेक्शन आता था तो सबसेक्शन भी मेंशन करा कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 जो है वो आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो बताता है। और फिर उसके बाद में ये पूरा मेंशन कर दिया प्रोविजन एंड फिर उसके बाद जो भी टाइम ऑफ सप्लाई है वो यहाँ पर मेंशन करा। उसके बाद फिफ्थ वाले केस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में क्या होता है, तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाला जो केस है वो प्रोवाइजो में दिया हुआ है सेक्शन के, बट वो सेक्शन क्या था वो मेरे को नहीं आता था, इसीलिए मैंने सिर्फ सीधे मेंशन करा कि इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है, तो इज द अर्लियर ऑफ। और जब मेंशन कर रहा हूँ कि अर्लियर ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डेट ऑफ पेमेंट, तो जो केस के अंदर डेट दी हुई है वो भी साथ में ही मेंशन कर दी है, जिससे मेरे को इन द गिवन केस अलग से ना लिखना पड़े। इन द गिवन केस अलग से फिर मैंने नहीं लिखा है, यहीं पर उस केस में जो भी डेट दी है उसको यहाँ पर प्रोविजन के साथ साथ ही ब्रैकेट में मेंशन कर दिया और फिर उसके बाद उसी बेसिस पे कंक्लूड कर दिया। इसमें मेरे को जो है 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो एग्जामिनर ने अवार्ड करे, क्योंकि जो भी आंसर है वो टीओएस जितने भी केसेस थे सब में सेम निकल करके आ रही है जो गाइडलाइन आंसर में दी हुई है। फिर उसके बाद मैंने अटेम्प्ट करा था क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का डी वाला जो है उसमें उन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 के डी में उन्होंने पूछा था कि आर्यन और सन्स जो है वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन दिल्ली ऑन 10 सितंबर 2021। जो एग्रीगेट टर्नओवर है आर्यन एंड सन्स का वो एक्सीड हो जाता है, 20 लाख से ज्यादा जो है उनका टर्नओवर चला जाता है 10 सितंबर 21 को। फर्म जो है वो अप्लाई करती है रजिस्ट्रेशन के लिए 27 सितंबर 2021 के दिन एंड वाज ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 1 अक्टूबर 2021। अब सीजीएसटी रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग इसमें ये बताना था कि आर्यन एंड सन्स एज टू व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इट्स केस। पहली चीज तो ये पूछी उन्होंने कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी इस केस में, और दूसरा ऑल्सो सॉट योर एडवाइस रिगार्डिंग द पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। तो कितने टाइम पीरियड के लिए उनको टैक्स इनवॉइस जो है वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे और कितने टाइम में करने पड़ेंगे, बाय विच डेट उनको वो रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे, ये भी बताना था। तो ये दो इसमें पार्ट थे। इसको किस तरीके से आंसर करा, सबसे पहले जो उसका रेलेवेंट प्रोविजन था वो मेंशन करा, तो जो सेक्शन नंबर 25 है उसको मैंने यहाँ पे कोट करा। उसके बाद उसका जो भी रेलेवेंट पोर्शन है उस सेक्शन का वो यहाँ पे लिखा कि व्हेन अ पर्सन इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, और वो अप्लाई कर देता है रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज के अंदर अंदर ऑफ बिकमिंग लायबल, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल। फर्दर जो और चीजें 25 में लिखी हुई हैं जो रेलेवेंट है इस क्वेश्चन के लिए, जैसे पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रिवाइज द इनवॉइसेस विद इन 1 मंथ ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 1 महीने में करना होता है और कौन से पीरियड के लिए करना होता है वो भी यहाँ पे मेंशन करा। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया था या अंडरलाइन जो है वो कर दिया था।
उसके बाद वही गिवन केस के अंदर क्या दिया हुआ है वो चीज मेंशन करी, तो आर्यन एंड सन्स बिकेम लायबल टू गेट रजिस्टर्ड ऑन 10 सितंबर 2021, द डेट ऑन व्हिच टर्नओवर बिकम्स मोर देन 20 लाख। जब 20 लाख से ऊपर चला गया तो वो लायबल हो गए। उन्होंने अप्लाई कब करा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 27 सितंबर 2021, दैट इज विद इन 30 डेज ऑफ 10 सितंबर 2021। तो ये दोनों जो है ये पॉइंट्स जो है वो आंसर के मेंशन कर दिए। जो पूछा था ये फर्स्ट वाला है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 सितंबर 2021 होगी इस केस में, और जो आर्यन एंड सन है उनको रिवाइज करने पड़ेंगे इनवॉइस फॉर पीरियड फ्रॉम 10 सितंबर 21 टू 1 अक्टूबर 21 बाय 31 अक्टूबर 21। और इसमें भी जो उन्होंने जो एग्जामिनर है उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो दिए। जो पूछा था वो चीज आपको जरूर लेकर के आनी है कंक्लूजन में, तो अगर 2 पार्ट है 3 पार्ट है जितने भी पार्ट है, बट जो भी पूछा है आप वो चीज जरूर आंसर करके आओ, और उसका जो प्रोविजन है जिसके बेसिस पे आप आंसर करें, आपको सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स लिखने हैं। तो 25 अगर यहाँ पे एप्लीकेबल था सेक्शन, मैंने सेक्शन 25 पूरा नहीं लिखने की कोशिश करी, जो उसका रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट होता है जो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बताना, सिर्फ वही चीज यहाँ पे मेंशन करिए। उसके बाद दोनों जो आंसर अभी हमने देखे तो आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो आंसर्स में दिखा होगा कि सबसे पहले सेक्शन नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसके बाद में उसका प्रोविजन मेंशन कर रहा हूँ, गिवन केस में क्या हुआ है ये बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद में उसका कंक्लूजन जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कॉमन ये स्ट्रक्चर जो है मैंने थ्रू आउट ऑल दी आंसर्स फॉलो करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी जो है उसके अंदर भी क्या चीज पूछी थी, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में पूछा था कि ललित इंडस्ट्रीज जो है वो रजिस्टर्ड है आसाम में और इंटर स्टेट सप्लाईज कर रही है होजरी गारमेंट्स की। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ललित इंडस्ट्रीज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹72 लाख। उन्होंने कंपोजिशन लेवी जो है उसके लिए ऑप्ट करा है in the current financial year and paid tax for the April-June quarter of current year under composition levy. The proper officer has levied penalty for wrongly availing the scheme on Lalit Industries in addition to the tax payable by it. तो proper officer ये बोलता है कि आपने गलत तरीके से स्कीम अवेल करी, आप स्कीम नहीं ले सकते हो, और क्योंकि आप नहीं ले सकते हो फिर भी आपने टैक्स जो है वो कंपोजिशन स्कीम में ही पे करा है, इसीलिए आपके ऊपर जो है वो और पेनल्टी इंपोज कर देता है प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर ने ये जो करा है ये सही है नहीं है, वो चीज इसमें पूछी थी कि वैलिडिटी ऑफ द एक्शन टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अब आपने भी पढ़ा होगा कि जब इंटर स्टेट सप्लाईज कोई करता है तो इंटर स्टेट सप्लाईज जो भी करता है वो कंपोजिशन लेवी जो है वो नहीं ले सकता है। तो जो भी प्रॉपर ऑफिसर ने एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही था, यही चीज यहाँ पर मैंने मेंशन करी। सबसे पहले स्टार्ट इस तरीके से करा कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 जो है वो क्या बोलता है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इंटर आलिया ये जो वर्ड है, ठीक है, इसको मैंने कई सारी जगह पे यूज करा है आगे वाले आंसर्स में, क्योंकि ये आपको मदद करता है कि आप सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन जो है सेक्शन का आसानी से मेंशन कर सको, ये बताते हुए कि हाँ आपको बाकी की चीजें भी आती है बट आप सिर्फ यहाँ पे रेलेवेंट शो करना चाहते हो। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 अमंग अदर थिंग्स द पर्सन इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर वो कोई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज जो है वो नहीं कर रहा है तो। फर्दर वेयर एनी पर्सन ऑप्ट्स फॉर द स्कीम विदाउट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी द पीओ हैज द पावर टू इंपोज पेनल्टी ऑन सच पर्सन, और अगर कोई पर्सन स्कीम ऑप्ट करता है बिना एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करे तो पीओ क्या कर सकता है, उस पर पेनल्टी लगा सकता है। फिर वही इन द गिवन केस ललित इंडस्ट्रीज इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं होजरी गारमेंट्स की, हेंस नॉट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड बाय पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10(1) इट हैज कॉन्ट्रावेन द प्रोविजन, इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन करा है। और कंक्लूजन में अज्यूमिंग कि पीओ ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी होगी, यहाँ पर एक अजम्पशन मैंने मेंशन करा कि क्योंकि अगर पीओ ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं दी होती तो फिर पीओ का एक्शन जो है वो गलत होता, लेकिन हमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने अज्यूम करा कि अगर पीओ ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट ललित इंडस्ट्रीज को दी है तो जो एक्शन है पीओ का वो बिल्कुल वैलिड है। इसमें जो है मेरे को 4 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 5 जो एग्जामिनर ने दिए। सेम स्ट्रक्चर अभी तक फॉलो करा है हर एक आंसर में। प्रॉपर स्पेसिंग, दो यहाँ पे चीजें, एक तो प्रॉपर स्पेसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो लैंग्वेज आप लिखते हो वो लैंग्वेज, आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ टू द पॉइंट और रेलेवेंट लैंग्वेज लिखना है। टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट लैंग्वेज आप लिखोगे तो भी यू विल गेट द मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 के सी में पूछा था कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड नागपुर प्रोवाइड हाउसकीपिंग सर्विसेज, द कंपनी सप्लाइज इट्स सर्विसेज एक्सक्लूसिवली थ्रू एन ई-कॉमर्स वेबसाइट ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एलिक्सियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। Nagpur, the turnover of XYZ Private Limited in the current financial year is rupees 19 lakh. Advise suitably to the company XYZ Private Limited as to whether it is required to obtain GST registration as per the provisions contained under CGST Act 2017. पहली चीज ये पूछी कि क्या उनको GST registration लेने की requirement है या नहीं। उसके बाद will your answer would be different if XYZ Private Limited sells ready-made garments exclusively through an e-commerce website owned and managed by Elixir Technology Private Limited। और सेकंड वाले केस में बोला कि क्या आपका आंसर अलग होगा अगर XYZ Private Limited रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो सेल कर रही है एक्सक्लूसिवली थ्रू एन ई-कॉमर्स वेबसाइट ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एलिक्सियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है। सबसे पहले रेलेवेंट पार्ट जो है वो मेंशन करा कि 24 के अकॉर्डिंग ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जहां पर कोई भी पर्सन सप्लाई करता है सर्विसेज की अदर देन दोज कवर्ड अंडर 9(5) और गुड्स थ्रू एन ईसीओ लायबल टू कलेक्ट टैक्स, सच पर्सन इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टर्नओवर। देन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 मेंशन करा ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसमें वापस से आप देखोगे ये मैंने वर्ड यूज करा इंटर आलिया, क्योंकि सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन यहाँ पे मेंशन है कि जहां पर हाउसकीपिंग सर्विसेज रेंडर करते हैं ईसीओ के थ्रू, और सप्लायर जो है सर्विसेज का इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट। तो जो टैक्स है वो कौन लायबल होता है पे करने के लिए, ईसीओ जो है वो लायबल होता है, एंड हेंस सच सप्लायर वोंट बी रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर, फिर उस केस में सप्लायर को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। इन द गिवन केस XYZ Private Limited is providing housekeeping services via ECO, आप housekeeping service दे रहे हो ECO के थ्रू, and its turnover is 19
लाख और टर्नओवर कितना उनका 19 लाख एंड हेंस इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। तो हाउसकीपिंग सर्विस आप ईसीओ के थ्रू दे रहे हो और आपका टर्नओवर 19 लाख है, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की। सेकंड वाले केस में अगर एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड रेडीमेड गारमेंट सेल करते तो ये जो है ये गुड्स हो गया। पहले वाले केस में सर्विसेज थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुड्स। अब इस वाले केस में क्या होगा, हमने मेंशन करा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हमने मेंशन करा है कि अगर आप पर्सन मेक सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन दोस कवर्ड 95, हाउसकीपिंग वाली सर्विसेज जो है वो तो 95 में कवर है, इसीलिए सिर्फ ईसीओ को रजिस्ट्रेशन लेना है, सप्लायर को नहीं लेना। बट अगर आप गुड्स बेचते हो ईसीओ के थ्रू तो फिर आप भी क्या हो जाओगे, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो 19 लाख टर्नओवर है बट फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना पड़ेगा क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हो। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन करी कि इफ इन केस एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट इट वुड बी कंपल्सरीली लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एज पर सेक्शन नंबर 24। तो ये वाला जो है, ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट पूछा था, इसको आंसर करने के लिए 95 का प्रोविजन जो है वो यूज करा, और ये वाला जो पार्ट है इसको आंसर करने के लिए जो सेक्शन नंबर 24 है उसमें जो भी प्रोविजंस थे उसको यूज करा, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों प्रोविजन मेंशन करे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3E, तो इस ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसमें टोटल 18 मार्क्स जो है वो मेरे को एग्जामिनर ने दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3E जो है उसमें ये एक अमेंडमेंट जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3E ये था कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ीज एंड स्कूल्स, डिफाइन द लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड एज पर 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो ये 4 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन था, इसमें ये लेटेस्ट जो अमेंडमेंट शीट थी उसमें से ये क्वेश्चन बना था। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, जो कॉपी स्कैन होकर आई है वही ऐसी है, तो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर द लेटेस्ट, इसमें मैंने क्या लिखा था, एज पर लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, आंगनवाड़ीज एंड स्कूल्स आर कवर्ड अंडर द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज गिवन इन एंट्री नंबर 66 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, तो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन का नंबर जो है वो मेरे को पता था, और ये एंट्री कौन सी है ये भी स्पेसिफिकली पता था, तो वो दोनों चीज़ें मेंशन कर दी। फिर उसके बाद में इसी को और एक्सटेंड करा कि सप्लाई ऑफ फूड्स, जो उन्होंने पूछा है सप्लाई ऑफ फूड्स को लेकर, तो सप्लाई ऑफ फूड्स टू आंगनवाड़ीज एंड स्कूल्स वुड बी एग्जम्प्ट इन टर्म्स ऑफ एंट्री 66। सप्लाई ऑफ फूड्स इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ मिड डे मील स्कीम एंड आंगनवाड़ीज वुड बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ प्री स्कूल। तो जो मतलब रेलेवेंट पॉइंट्स थे उस क्लैरिफिकेशन के वो सारे यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो है वो मैंने मेंशन करे, 4 पॉइंट्स मेंशन करे बिकॉज 4 मार्क्स का था, और पॉइंट्स जो है वो चारों सही है, पॉइंट्स एक भी गलत नहीं है, बट स्टिल उन्होंने कितने मार्क्स जो है वो दिए। तो अगर इससे ये भी समझ में आता है कि अगर 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का और आप सोच रहे हो कि मैं 4 पॉइंट्स लिखूंगा तो 4 के 4 मार्क्स मेरे को मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कंप्लीशन जो है आंसर का वो इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन जो है वो आंसर का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाइडलाइन आंसर में जितनी चीज़ें लिखी है उतनी सारी चीज़ें तो कई बार होता है कि नहीं लिख पाते हैं, कि जो गाइडलाइन आंसर में सारे पॉइंट मेंशन है वो सारे के सारे लिख दें, लेकिन जितना आपको पता है एटलीस्ट उतना तो लिख के आओ। अब इन्होंने भी यहाँ पे कैसे इसका आंसर करा है, तो 3E में इन्होंने वही सेम मेंशन करा कि कौन सा सर्कुलर था और फिर उसके बाद क्या क्या उसके पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे उन्होंने भी 4 पॉइंट्स दिए, बट ऑब्वियसली इसमें कई सारी चीज़ें होंगी जो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने नहीं लिखी है, तो इसीलिए 4 में से वहाँ पे 3 मार्क्स जो है वो मेरे को दिए। उसके बाद 3 का जो C वाला है, 3C में उन्होंने पूछा था, 3C में उन्होंने पूछा था मेंशन द प्रोविजंस एंड फीचर्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एनआरटीपी अंडर द सीजीएसटी एक्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये कि एनआरटीपी के रजिस्ट्रेशन के जो फीचर्स है बस आप वो मेंशन कर दो, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी कि सेलिंग फीचर्स का एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन के जो पॉइंट्स थे कि एनआरटीपी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बिफोर कमेंसिंग द बिजनेस ऑपरेशन, एनआरटीपी शैल मेक एप्लीकेशन 5 days बिफोर कमेंसिंग द बिजनेस, रजिस्ट्रेशन वुड बी वैलिड फॉर 90 days और पीरियड फॉर व्हिच रजिस्ट्रेशन इज sought by एनआरटीपी whichever is earlier, above period of 90 days is extendable by a further period of 90 days, then एनआरटीपी is required to pay estimated tax liability in advance। तो यहाँ पे भी 4 में से जो है 3 मार्क्स एग्जामिनर ने अवॉर्ड करे। उसके बाद जो 3 का A वाला है, 3 का A वाला जो है उसमें उन्होंने पूछा था पीयूष मैन्युफैक्चरर्स अ रजिस्टर्ड पर्सन इंस्ट्रक्ट its supplier to send the capital goods directly to Vijay Enterprises, who is a job worker, outside its factory premises for carrying out certain operations on the goods. The goods were sent by the supplier on 10th April and were received by the job worker on 15th April. Vijay Enterprises carried out the job work but did not return the capital goods to their principal Piyush Manufacturers. अब यहाँ पे पूछा कि discuss whether Piyush Manufacturers are eligible to retain the ITC availed by them on capital goods. पहली चीज। दूसरा, what action under the GST Act is required to be taken by Piyush Manufacturers? क्या एक्शन लेना है उनको GST Act के अंदर? तो एक ये चीज पूछी, फिर दूसरा ये क्या एक्शन लेना है वो पूछा, and what would be your answer if in place of capital goods jigs and fixtures are supplied to the job worker and the same has not been returned to the। तो इसमें उन्होंने 3 पार्ट्स पूछे और है वो क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का, बट 3 पार्ट जो है उन्होंने पूछा, तो काफी बड़ा आंसर जो है वो उसका लिखा था, 2 पेजेस का जो है वो पूरा आंसर। इसमें सेक्शन नंबर 19 जो है वो डिस्कस करना, तो सेक्शन नंबर 19 सबसे पहले कोट करा, उसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है कि जॉब वर्कर जिसको कैपिटल गुड्स भेजे जाते हैं फॉर कैरिंग आउट द जॉब वर्क, और सेट कैपिटल गुड्स जो है वो आपको रिटर्न करने होते हैं 3 साल में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सेट गुड्स बाय द जॉब वर्कर वेयर द गुड्स आर डायरेक्टली सेंट टू जॉब वर्कर ऑन प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन। तो 2 केसेस होते हैं यहाँ पे कि अगर आपने डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दिया तो जब से जॉब वर्कर को मिला है वहां से 3 साल काउंट होंगे, और अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा तो प्रिंसिपल ने जिस दिन भेजा है वहां से 3 साल काउंट होते हैं। तो क्योंकि इसमें सेकंड वाला केस था तो वो सेकंड वाला केस सिर्फ मेंशन करा, फर्स्ट वाला मेंशन नहीं करा कि प्रिंसिपल भेजता है फिर वहां से 3 साल काउंट होते हैं। जो रेलेवेंट है
वो मेंशन करना है। पहले ही पेपर जो है वो लेंदी होता है, तो जो भी आपको रेलेवेंट, आपको पता है कि यार ये पोर्शन रेलेवेंट है इस सेक्शन का, बस वही मेंशन करो और आपको पूरा सेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं। आप ऐसा क्लियरली लिख भी सकते हो कि रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ सेक्शन नंबर दिस और उसके बाद में जो भी वो पोर्शन है वो आप मेंशन कर दो। इसमें फिर ये कि इन केस गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन, अब गुड्स जब वापस नहीं करे जाते तो फिर क्या होता है, तो अगर गुड्स वापस नहीं करे जाते तो सेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर एंड द प्रिंसिपल वुड बी लायबल टू पे टैक्स। फिर उस केस में प्रिंसिपल लायबल हो जाता है टैक्स पे करने के लिए। हाउएवर जिग्स और फिक्सचर और मोल्ड्स और डाइज वाले केस में ये जो रिक्वायरमेंट होती है कि 3 साल के अंदर अंदर आपको कैपिटल गुड्स वापस लेके आनी, ये एप्लीकेबल नहीं होती है, तो वो एक पॉइंट मेंशन कर दिया क्योंकि वो भी उन्होंने पूछा है, थर्ड वाला पार्ट वही ये प्रोविजन मेंशन कर दिया रेलेवेंट। फिर वही गिवन केस में क्या होगा, पीयूष मैन्युफैक्चरर्स कैन रिटेन द आईटीसी, हाउएवर इट वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज कैपिटल गुड्स वर नॉट रिटर्न विद इन 3 इयर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आईटीसी जो ऑलरेडी पीयूष मैन्युफैक्चरर्स ने ले लिया वो तो उन्होंने ले लिया, तो वो उसको रिटेन कर सकते हैं। बस जो भी आगे मतलब जो वापस नहीं आया कैपिटल गुड दिए हुए टाइम में, तो उसको एक सेपरेट सप्लाई मान लेंगे, उस पर बस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो जो पहला क्वेश्चन था कि पीयूष मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना है वो ये है, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड, जिग्स और फिक्सचर्स वाले केस में क्या होगा, तो इन केस ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स पीयूष मैन्युफैक्चरर्स वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज सेम विल नॉट बी डीम्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स इफ नॉट रिटर्न विद इन 3 इयर्स। तो ये सेकंड वाला जो केस है वो गया। तो यहाँ पर आप देखो कि फर्स्ट और सेकंड, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों हो गया और यहाँ पे थर्ड आ गया। रिटेन वाला जो पॉइंट पूछा था वो मेंशन कर दिया और फिर उसके बाद में उनको क्या करना है पीयूष मैन्युफैक्चरर्स को, तो वो भी बता दिया कि आपको टैक्स पे करना है। तो रिटेन वाला जो है वो फर्स्ट वाला था, क्या करना है वो सेकंड, और थर्ड वाले में जिग्स और फिक्सचर्स के केस में क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी है उसमें ये पूछा था कि सर्कमस्टांसेस व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन ऑथराइज द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, किन किन केसेस में अरेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन मेंशन करा 68, देन अरेस्ट कैन बी मेड इन फॉलोइंग केसेस। जो केसेस थे अरेस्ट के जितने याद आ रहे थे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरे को अच्छे से नहीं आता था, तो जितने भी मेरे को याद आ रहे थे मैंने सारे लिख दिए। इसमें मेरे को 4 में से 3 मार्क्स जो है एग्जामिनर ने दिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 में से 4 मार्क्स जो है एग्जामिनर ने दिया, बिकॉज जो 3 चीजें पूछी थी वो तीनों चीजों का आंसर करा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी वाला है उसमें बोला था कि एक्सप्लेन द रिकॉर्ड्स दैट मे बी टेकन बाय द ऑफिसर इन केस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज नॉट फर्निश्ड फॉर द डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड इन द रिटर्न फाइल्ड while conducting scrutiny of returns under section number 61 of CGST Act 2017। ये जो है ये मेरे को नहीं आता था, तो यहाँ पर मैंने मेंशन करा, तो मैंने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बारे में, यानी इररेलेवेंट चीज जो है, ठीक है, इररेलेवेंट चीज मैंने मेंशन कर दी, जिससे जस्ट एक लगे कि मैंने अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन को। लेकिन आप देखोगे कि इररेलेवेंट चीज अगर आप मेंशन करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 0 मार्क्स मेरे को इसके अंदर मिले हैं आउट ऑफ 4। ये ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको करना है, लेकिन अगर आपको रेलेवेंट चीज आती है तो आप मेंशन करो, इररेलेवेंट मेंशन करने से वो मार्क्स नहीं देते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो डी वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो डी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी में पेनल्टी को लेकर के ये क्वेश्चन था। 5 केसेस इसमें दिए थे और हर एक केस में पेनल्टी क्या होगी वो बताना था। तो इस क्वेश्चन में भी डायरेक्टली जो केस है वो डाल दिया, फर्स्ट जो केस है वो, और फिर उसके बाद में उसका आंसर कर दिया। यहाँ पे जो पेनल्टी मैंने मेंशन करी वो गलत थी, तो ये जो एग्जामिनर ने कट करा। उसके बाद सेकंड में पेनल्टी सही थी, थर्ड में पेनल्टी गलत थी, इसको भी कट करा। फोर्थ में और फिफ्थ में पेनल्टी सही थी, इसको सही करा, और यहाँ पे 5 में से जो है वो 3 मार्क्स दे दिए। तो एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन था, पेनल्टीज अगर आती थी तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। पेनल्टी आप लोग जरूर करके जाना, पेनल्टी जो है वो पूछ लेते हैं हर एक पेपर में अभी तक जो उन्होंने पेनल्टी से कुछ ना कुछ तो पूछा है, तो पेनल्टी जरूर लर्न करके जाना, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और अगर आपको याद है तो आसानी से इसमें इस क्वेश्चन में मार्क्स फैच हो सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी में उन्होंने पूछा था महावीर इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन जर्मनी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। महावीर इंटरनेशनल वाज नॉट इन अ सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। महावीर इंटरनेशनल सोल्ड द गुड्स टू साईराम एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स व्हाइल द गुड्स वर इन हाई सीज। द एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइडेड दैट महावीर इंटरनेशनल शैल परचेज बैक द गुड्स इन फ्यूचर फ्रॉम साईराम एक्सपोर्ट हाउस। इसमें ये बताना था कि टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व अंडर द जीएसटी लॉ। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ पे कि उन्होंने महावीर इंटरनेशनल ने साईराम एक्सपोर्ट हाउस को जो गुड्स है वो बेचे हैं, और फिर जब गुड्स बेच रहे हैं तो उसमें भी एक क्लॉज है कि महावीर इंटरनेशनल जो है वो परचेस करेगा गुड्स को। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन की टैक्सेबिलिटी यानी जीएसटी इन पे लगेगा या नहीं लगेगा वो चीज डिस्कस करनी थी। वैसे ही स्टार्ट करा यहाँ पे भी सेम जैसे अभी तक सारे आंसर्स में करा कि कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन नंबर 7 उसको किस शेड्यूल के साथ पढ़ना है वो मेंशन करा, तो शेड्यूल 3 के साथ। देन व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स व्हाइल सच गुड्स वर इन हाई सीज द सप्लाई ऑफ सच गुड्स वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, जो कि शेड्यूल 3 में मेंशन है। फिर फर्दर अग्रीमेंट ऑफ परचेज बैक द गुड्स इन फ्यूचर वाज मेड, द जीएसटी वुड बी लेविएबल ऑन सच ट्रांजैक्शन एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। तो परचेज बैक वाले केस में तो जब आप परचेस करोगे तब नॉर्मल जो उसको नॉर्मल ट्रांजैक्शन ट्रीट करते हुए जो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इन द गिवन केस, अब गिवन केस में क्या हुआ, तो महावीर इंटरनेशनल ने सोल्ड करे गुड्स टू साईराम एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स व्हाइल द गुड्स वर इन हाई सीज। दिस ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी इन टर्म्स ऑफ एंट्री 8 ऑफ शेड्यूल 3। तो एक ये वाला जो ट्रांजैक्शन था उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी वो यहाँ पे बता दी कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इन टर्म्स ऑफ एंट्री नंबर 8 ऑफ शेड्यूल 3, और जो भी है एंट्री नंबर 8 शेड्यूल 3 था इसको क्लियरली हाईलाइट भी कर दिया अंडरलाइन करके। फर्दर व्हेन द गुड्स वुड बी परचेज्ड बाय द महावीर इंटरनेशनल फ्रॉम साईराम एक्सपोर्ट हाउस इट वुड बी अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई एंड टैक्स वुड बी लेविड अकॉर्डिंगली। तो
ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो डिस्कस कर लिया। एंड साईराम एक्सपोर्ट हाउस वुड पे द जीएसटी एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। और कब साईराम एक्सपोर्ट हाउस को जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो जब वो गुड्स क्लियर करवाएगा जो महावीर इंटरनेशनल ने बेचे हैं उसको, उस टाइम पे उसको पे करना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं पूछी बट स्टिल मैंने ये चीज़ मेंशन करी। और इसके अंदर जो है ये कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था। इसमें उन्होंने मेरे को जो है 4 मार्क्स जो है एग्जामिनर ने दिए हैं। अब इसका आंसर यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा, तो फर्स्ट का जो सी वाला है, ये फर्स्ट के सी का आंसर है कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग along with schedule third high C sale transaction, that is supply of goods by the consignee to any other person by endorsement of documents of title to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption shall not be considered as supply under GST. The sale of goods by Mahavir International to Sairam Export House and high seal shall not be liable to GST. एक ही वाला ट्रांजेक्शन। दूसरा जो इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग आईजीएसटी शैल बी पेबल, कब पे करना है उनको, तो एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स एट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, ये मैंने भी मेंशन करा है वहां पे। इन केस गुड्स आर सोल्ड बैक बाय साईराम एक्सपोर्ट हाउस टू महावीर एट अ सब्सिक्वेंट पॉइंट इन टाइम द सेम शैल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल डोमेस्टिक सेल ट्रांजैक्शन, जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल ऑन। तो सेम जो वहां पर मैंने लिखा है वैसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बट स्टिल 1 मार्क्स जो है उन्होंने कट करा है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है क्योंकि आंसर में मेरे नहीं है, जैसे ये वाला जो है कि फ्रॉम द, जैसे ये वाली चीज़ आंसर में मैंने मेंशन नहीं करी, फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर जीएसटी। तो एक दो चीज़ें हैं जो मैच नहीं कर रही होगी, इसीलिए उन्होंने 1 मार्क्स जो है वो इसमें कट करा है। इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी वाला है उसमें वो आईटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये वाला। Kajari Private Limited, a registered supplier, is engaged in the manufacture of taxable goods. The company provides the following information pertaining to purchase made services availed by it during the month of August 2021. तो ये सारी डिटेल्स जो है वो उन्होंने प्रोवाइड करी अगस्त मंथ से रिलेटेड। रॉ स्पाइसेस परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेस्ड फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, club membership fees for employees working in the factory, motor vehicle used for transportation of employee seating capacity 12 persons, payment made to a contractor for construction of staff quarter। और इसमें डिटरमाइन करना था अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विद कजरी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 in the context of provision of CGST Act 2017 by giving the necessary explanation for treatment of various items subject to the information given above, all the other conditions necessary for availing ITC have been। तो ये उन्होंने खुद ने आगे रह करके बता दिया कि बाकी सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, आपसे इतना बता दो कि कितना अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल होगा, और जो भी अमाउंट ऑफ आईटीसी इन पांचों में से अवेलेबल होगा उसके साथ साथ उसका रीजन भी देना है कि अगर अवेलेबल होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अब इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी टू कजरी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। एक टेबल जो है वो बनाई जिसमें पर्टिकुलर और अमाउंट के 2 कॉलम बनाए। पर्टिकुलर में वही जो वहाँ क्वेश्चन में लिखा है, रॉ स्पाइसेस परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर्स, अमाउंट में उनको आईटीसी जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो यहाँ पर ये ब्रैकेट बना करके बता दिया कि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग आईटीसी इज नॉट अवेलेबल फॉर इनपुट्स यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। और हर केस में ऐसे ही करा। फिर इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कितना आईटीसी जो है वो इस केस में मिलेगा एंड क्यों मिलेगा वो यहाँ पर ब्रैकेट में बता दिया कि आईटीसी इज अवेलेबल फॉर इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स यूज फॉर बिजनेस पर्पस। देन क्लब मेंबरशिप फीस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री, इस केस में नहीं मिलेगा, पहले लिख दिया था मिलेगा, फिर जो है वापस से पढ़ा तो समझ में आया नहीं इस केस में नहीं मिलता है, तो उसको कट करा और फिर उसका जो है वो रीजन यहाँ पे बताया कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आईटीसी इज ब्लॉक्ड इन दिस केस। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय सीटिंग कैपेसिटी 12 पर्सन्स है, नहीं मिलता है। एज पर 17 सबसेक्शन 5 आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल हैविंग सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर। देन पेमेंट मेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, इस केस में भी नहीं मिलता 17(5) के अकॉर्डिंग। तो इस केस में उन्होंने जो है 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स यहाँ पर एग्जामिनर ने जो है वो दिए। इन्होंने भी कुछ इस तरीके से ही इसका आंसर जो है वो करा है। यहाँ पर यही टेबल बनाइए, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल विद कजरी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। रॉ स्पाइसेस का नहीं मिलेगा, रीज़न उन्होंने भी यहाँ पर ये बताया। इलेक्ट्रिक मशीनरी वाला मिल जाएगा, क्लब मेंबरशिप फीस वाला नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है 17(5) में। मोटर व्हीकल वाला जो है वो भी नहीं मिलेगा, 13% वाला जो है रीज़न वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर जो है वो भी नहीं मिलेगा 17(5) में, ये भी क्या हो जाता है
ब्लॉक हो जाता है। तो जो टोटल अवेलेबल आईटीसी है वो 2,25,000 है। यहाँ पर भी जो आंसर है लास्ट में टोटल आईटीसी 2,25,000। अच्छा, फर्स्ट का जो ए वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जामिशन नोटिफिकेशन से रिलेटेड था। फर्स्ट के ए में एसके हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर situated in Noida, registered under GST, furnishes the following figures of their collection from various medical services provided to the patients for the month of January 2022. Treatment fees from inpatient 22,50,000, ambulance services to inpatient 3,80,000, supply of medicine and bandage etc. to the inpatients 2,60,000, receipts from implants 4,70,000, plastic surgery to restore the anatomy of a child affected due to an accident 3 lakh. यहाँ पे कंप्यूट करना था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। रेट जो है वो 18% जो है वो उसमें कंसिडर करना था। तो इसको भी टेबल बना करके सबसे पहले वही लिखा कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और नोटिफिकेशन भी लिख दिया एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सारी कैलकुलेशन होगी, इसलिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 फॉर एसके हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। ट्रीटमेंट फीस फ्रॉम इनपेशेंट जो है वो एग्जम्प्ट है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो भी एग्जम्प्ट है, यहाँ पर नहीं आएगा। सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड बैंडेज टू इन पेशेंट्स वाला जो पॉइंट है, ये जब गाइडलाइन आंसर्स हम देखेंगे तो गाइडलाइन आंसर में जो है ये वाला पॉइंट जो है इन्होंने मेंशन करा है कि सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड बैंडेजेस टू द इन पेशेंट्स, यहाँ पर भी नील लिखा हुआ है क्योंकि ये अल्टरनेट आंसर नंबर फर्स्ट है इनका। ये जो है ये अल्टरनेट आंसर फर्स्ट है, इसके और भी आंसर्स दिए हुए उन्होंने, जैसे अल्टरनेट आंसर 1A जो दिया है उसमें जो सप्लाई ऑफ अल्टरनेट आंसर टू 1A में यहाँ ये जो सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड बैंडेज एक्सेट्रा टू द इनपेशेंट्स है वो 2,60,000 मेंशन करा है, और रिसिप्ट फ्रॉम इम्प्लांट्स जो है वो 4,70,000 मेंशन करा। अब अगर ये वाला मैं आंसर देखूँ जो ऊपर सबसे पहले दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर जो इन्होंने दिया है, मेरा आंसर जो है वो इससे अलग है। ठीक है, मैंने क्या चीज़ करी है, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑब्वियसली ये चीज़ जो है ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करते। इसका रीज़न मैंने ये दिया था कि एग्जाम्प्ट अपॉन नोटिफिकेशन एज ट्रीटमेंट सर्विसेज वुड बी द प्रिंसिपल सप्लाई, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई तो ट्रीटमेंट सर्विसेज हो जाएंगी। ये जो मेडिसिन और बैंडेज आप साथ में दे रहे हो, ये तो एक तरीके से गुड्स आपने दिए हैं बट सर्विसेज के साथ में दे रहे हो, और प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ की, और हेल्थ की अगर प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो जो आपका कंपोजिट सप्लाई है उसका अगर लॉजिक लगाएं तो ओवरऑल जो है ये चीज़ जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये मैंने लॉजिक दिया। फिर उसका रिसिप्ट फ्रॉम इम्प्लांट्स वाला जो पॉइंट है वो मैंने लिखा 4,70,000। देन प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर एनाटॉमी ऑफ अ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ये एग्जाम्प्ट है बाय नोटिफिकेशन बिकॉज एज रेंडर्ड फॉर करेक्टिंग एन एलिमेंट। तो अभी यहाँ पर डिस्कस मैं ये कर रहा हूँ कि इन्होंने जो भी आंसर दिए हैं, अल्टरनेट आंसर भी दिए हैं, उनसे मेरा आंसर मैच नहीं करता है। सारे पॉइंट्स इसके जो है वो सही है। जो ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो सही है, जो गाइडलाइन आंसर में दिया है वैसे ही है। सेकंड वाला जो है वो भी वैसे ही है। जो फोर्थ वाला है वो भी वैसे ही है जो उनके अल्टरनेट आंसर में दिया हुआ है। फोर्थ वाला जो अल्टरनेट आंसर अभी हमने देखा था, यहाँ पर ये जो अल्टरनेट आंसर दिया हुआ है इसमें जो फोर्थ वाला है उन्होंने क्या करा, उसकी वैल्यू टैक्सेबल करी है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने थर्ड वाले की भी वैल्यू टैक्सेबल करी है, बट थर्ड वाले की वैल्यू मेरे इसमें टैक्सेबल मैंने नहीं करी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका रीज़न उनको प्रोवाइड करा कि ये कंपोजिट सप्लाई जो है वो माना जाएगा, इसीलिए ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो आंसर का वो वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट जो है वो मैच नहीं होता है। स्टिल एग्जामिनर ने जो है इसको करेक्ट करा है, और जो है 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है मेरे को इसके अंदर दिए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा करा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने शायद अपना अजम्पशन जो है वो स्टेट करा है, इसीलिए ये वाला जो पॉइंट मैंने मेंशन करा है कि वुड बी द प्रिंसिपल सप्लाई, इसीलिए जो है एग्जामिनर ने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो इसमें अवॉर्ड करे हैं। बाकी अदरवाइज अगर देखें तो सारे पॉइंट्स जो है वो सही हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए वाला है, क्वेश्चन नंबर 4A, ये जो कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले पूछा था 6 मार्क्स का था, जो पहला वाला पार्ट था कि एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कस्टम्स गुड्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन एंड कंप्यूटेड वैल्यू।
तो ये तीनों चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दी। डायरेक्ट क्वेश्चन था गुड्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड क्या होते हैं, तो वो यहाँ पे बता दिया। और 6 मार्क्स का था तो हर एक जो है वो 2 मार्क्स का मान करके इतना एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने दिया था। प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन क्या होता है वो बता दिया यहाँ पे, और फिर कंप्यूटेड वैल्यू क्या होता है वो बता दिया। एग्जामिनर ने इसमें मेरे को 4 मार्क्स दिए हैं 6 में से। यहाँ पर इन्होंने भी वैसे ही एक्सप्लेन करा हुआ है, ये गुड्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड क्या होते हैं। इन्होंने रूल भी मेंशन करे हैं हर एक के लिए, मैंने रूल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करे, तो ऑब्वियसली वो जो 2 मार्क्स काटे हैं वो बिल्कुल सही है। बट कंसेप्ट क्योंकि जो डिस्कस करा वो सेम था, तो इसीलिए 4 मार्क्स 6 में से जो है एग्जामिनर ने दे दिए। प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन एंड कंप्यूटेड वैल्यू उतना ही लिखा है, ज़्यादा इन्होंने भी लिखने की इसमें कुछ ज़्यादा उन्होंने भी नहीं लिखा। एक्सप्लेनेशन वही 4-5 लाइन का है। लास्ट वाले में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करा है उन्होंने, और मेरा भी थोड़ा सा ही लास्ट वाला बाकी के कंपैरिजन में बढ़ाई है। बट इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी, इसमें ये सारी चीज़ें भी लिखनी थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इट विल कंसिस्ट ऑफ, तो ये कंसिस्ट इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन नहीं करी थी, इसीलिए भी वो 2 मार्क्स जो है वो उन्होंने कट करे। उसके बाद में जो बी वाला था, 4th का बी वाला, इसके अंदर एक केस स्टडी आई थी कि बालूराम लिमिटेड imported white kerosene oil and stored it in a warehouse. An ex-bond bill of entry for home consumption was filed and duty was paid as per the rate prevalent on the date of presentation of such bill of entry, and the order for clearance of home consumption was passed. On account of highly combustible nature of white kerosene oil, the importer made an application to permit the storage of such kerosene oil in the same warehouse until actual clearance for sale or use. The application was allowed. However, the rate of duty increased when the goods were actually removed from the warehouse. The department demanded the differential duty. The company challenged the demand. Whether it will succeed, discuss briefly, taking support of decided case if any. तो इसमें मेंशन करा कि सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू प्रेवलेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग duty in case of warehouse goods. In the given case, Baluram Limited filed the ex-bond bill of entry for home consumption and paid duty. This is as per the legal provision. If the rate of duty is increased subsequently, it would not be relevant for calculation of duty and department cannot demand differential duty. Hence, company will succeed in its चैलेंज। अब यहाँ पे जो केस लॉ उन्होंने पूछा था कि केस लॉ का यूज़ करके आप आंसर करो, वो आता ही नहीं था केस लॉ, तो इसीलिए केस लॉ का नाम मेंशन नहीं करा। बट फिर भी 4 मार्क्स में से एग्जामिनर ने जो है वो मेरे को 3 मार्क्स जो है इस केस में दिए हैं। तो ये 1 मार्क्स वो जो केस लॉ नहीं लिखा है उसी को उन्होंने देखते हुए कट करा है। अब यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिखा कि येस द कंपनी विल सक्सीड, हेंस कंपनी विल सक्सीड इन इट्स चैलेंज। तो कंक्लूजन मैच हो रहा था। अब ये केस का नाम था, ये मैंने नहीं लिखा, इसीलिए 1 मार्क्स जो है उन्होंने कट कर लिया। एक सेक्शन भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है 49, बट ये भी मैंने मेंशन नहीं करा, फिर भी 3 मार्क्स जो है वो उन्होंने 4 में से दिए। तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप सेक्शन मेंशन करो, जहाँ पर आपको आता है आप मेंशन करो, जहाँ पर नहीं आता है कोई इशू नहीं, आपको प्रोविजन आता है आप सिर्फ प्रोविजन मेंशन कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी वाला है पार्ट सेकंड, अब यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन करा है कि मैं पार्ट सेकंड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी वाला पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला पूछा था कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो कंप्लीट कर सकता है असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन डिसरिगार्ड ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय टीपीओ by accepting the contention of assessee, discuss the correctness or otherwise with reference to। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने मेंशन करा ये करेक्ट है या नहीं है, ये चीज़ बतानी थी इनकम टैक्स एक्ट 1961 को कंसिडर करते हुए। ये 3 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन पूछा था। इसमें मैंने सेक्शन मेंशन करा, सेक्शन 92 CA, AO can refer the case for computation of arm's length price to TPO. The order of TPO with respect to calculation of ALP यानी arm's length price is binding on AO। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि बाइंडिंग होता है ऑर्डर, और AO जो है इस ऑर्डर को डिसरिगार्ड नहीं कर सकता है। AO is required to proceed with the case according to the order of TPO only। तो AO cannot disregard the order of TPO by accepting the contention of assessee, therefore the statement is not correct। स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट बोल रहा है कि AO जो है वो डिसरिगार्ड कर सकता है, बट AO डिसरिगार्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर 3 में से 3 मार्क्स जो है वो एग्जामिनर ने मेरे को इसके अंदर दिए। 5 का C जो है वो अच्छे से नहीं आता था। 5 के C में पूछा गया था कि 5 के C में पूछा था कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट is one of the most important concepts in determining the tax implications of cross-border transactions.
एग्जामिन द सिग्निफिकेंस देयरऑफ व्हेन सच ट्रांजैक्शंस आर गवर्न्ड बाय डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो ये चीज़ नहीं आती थी। जो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड आता था कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, उससे कैसे मदद मिलती है, वो थोड़ा बहुत 2 पैराग्राफ्स में बताया, और लास्ट में ही क्योंकि सॉल्व कर रहे थे जो नहीं आते थे वो, तो इसीलिए जितना आता था उतना लिखा। इसमें भी 1 मार्क्स जो है वो एग्जामिनर ने मेरे को दिया। ये कितने मार्क्स का था? ये 3 ही मार्क्स का था, तो 3 में से 1 मार्क्स जो है वो एग्जामिनर ने अवार्ड कर दिया। 5 का ई जो है, 5 के ई में 2 चीज़ें पूछी थी। 5 के ई में पूछा था कि टैक्स हेवन्स क्या होते हैं ये बताओ, और एक्सचेंज कंट्रोल क्या होते हैं ये बताओ। टैक्स हेवन्स पता था कि क्या होता है, 1.5 और 1.5 का मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे टैक्स हेवन्स जो है वो क्या होता है ये पता था। एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है वो नहीं पता था। टैक्स हेवन्स का मेंशन कर दिया, एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिया, 1 मार्क्स दिया एग्जामिनर ने इसमें। एक्सचेंज कंट्रोल आता ही नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो मन से बना वही लिख दिया, बट ये गलत था, इसीलिए एग्जामिनर ने जो है वो 0 मार्क्स यहाँ पे दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऊपर वाला जो था 5 का जो डी वाला है, 5 का डी वाला गाइडलाइन आंसर में हमने शायद नहीं देखा, तो एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। 5 का डी वाला वही 92 CA वाला जो पॉइंट है वही उन्होंने मेंशन करा है। स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सबसे पहले तो मेंशन कर दिया और फिर उसका रीज़न बता दिया पूरा, तो वही चीज़ है, उतना ही बड़ा आंसर है जितना वहाँ पर मैंने लिखा है। ऐसे ही जो 5 का सी वाला था, 5 का सी वाला था, 5 के सी में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर इन्होंने, बट ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं आती थी, तो जितना आता था उतना लिखा, और वो 1 मार्क्स जो है वो एग्जामिनर ने यहाँ पे 5 के सी में दिया है। 5 का ई वाला डिस्कस कर लिया। 5 के ई में कैसे आंसर करा था इन्होंने, तो 5 के ई में वही हेडिंग डाल के और एक्सप्लेन करा। टैक्स हेवन्स क्या होते हैं वो बता दिया कि नील टैक्स या लो टैक्स रेट, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिया उन्होंने। एक्सचेंज कंट्रोल क्या होते हैं वो भी बता दिया, एग्जाम्पल यहाँ पे उसका भी मेंशन कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 का, अच्छा यहाँ पर एक और आप चीज़ देखोगे कि 5 का जो बी वाला क्वेश्चन है वो मेरे को नहीं आता था, तो वो मैंने करा भी नहीं है। 5 का बी वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा है। 5 का बी वाला जो है वो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा। TDS से रिलेटेड क्वेश्चन था, आता नहीं था, इसलिए मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा है। ये चीज़ मैंने अटेम्प्ट करी है, बट 5 का ए वाला जो क्वेश्चन है, जैसे RCDNR में मैंने एक मिस्टेक करी थी कि एक जगह पे नहीं करे थे अटेम्प्ट, वैसे ही इसमें भी मैंने मिस्टेक करी है कि इसको मैंने लास्ट में करा जा करके, 5 का ए वाला जो है। तो 6 का बी करने के बाद और 6 का सी करने के बाद में फिर मैंने 5 का ए जो है वो करा है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने इसको चेक करा है और मतलब उसके बेसिस पे कोई मार्क्स वगैरह कट नहीं करे। 5 के में जो फर्स्ट वाला पूछा था कि CSR एक्टिविटीज़ जो है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ होता है या नहीं होता, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, तो लिखा कि ये अलाउ नहीं होता है, वुड नॉट बी अलाउड, तो ये सही था, इसलिए इसके 1 मार्क्स इसके लिए दिया। देन पूछा था कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउ होगा या नहीं होगा एज एक्सपेंडिचर, तो मैंने लिखा था कि वो अलाउ नहीं होगा बल्कि वो अलाउ होता है, तो ये वाला आंसर जो है वो गलत था। और एज परचेज इज इन, एक क्वेश्चन था कि परचेज अगर कैश में कर रहे हैं बैंकिंग डे पर, तो उस केस में वो एक्सपेंडिचर अलाउ होता है या नहीं होता, तो वो नहीं होता है, तो ये वाला जो है ये सही था, इसलिए इसमें 3 में से 2 मार्क्स जो है वो एग्जामिनर ने दिए हैं 5 के ए में। अच्छा, 6 का जो बी वाला डिस्कस कर रहे थे, 6 का बी वाला जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, अलग अलग केसेस दिए थे और पूछा था एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मानेंगे या नहीं मानेंगे। 6 का जो बी वाला है, तो ये केसेस दिए हैं कि कौन कौन से मतलब अलग अलग केसेस दे दिए और पूछा कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जो है वो ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे। जितने भी केसेस हैं सबका एक्सप्लेनेशन भी देना था कि क्यों नहीं करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे या नहीं करेंगे वो यहाँ पर इन्होंने ये ऐसे मेंशन कर दिया कि आर नॉट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, फिर उसका रीज़न दे दिया, ऐसे हर एक केस में करा हुआ। तो ये जो केसेस है ये सारे मैंने भी यहाँ पर सही करे थे, सारे केसेस जो है वो सही है। ये रीज़न मैंने भी मेंशन करा, एग्जैक्टली उतना बड़ा रीज़न नहीं दिया जो उन्होंने वहाँ गाइडलाइन आंसर में मेंशन करें, बट क्योंकि रीज़न सही है, चाहे आप
बढ़ा दो कैसा भी, बट रीज़न अगर सही है तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने जो है 5/5 मार्क्स जो है वो इसके लिए दिए। 5 मार्क्स का था ये, 5/5 मार्क्स इसमें उन्होंने दिए। उसके बाद 6 का जो सी वाला है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। स्टेट ब्रीफली द ऑब्जेक्टिव्स एंड फैक्टर्स ऑफ अ टेक्स्ट ट्रीटी मेड बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। तो ये भी 5 मार्क्स का था। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेंशन कर दिए। इसमें उन्होंने मेरे को 2 मार्क्स दिए 5 में से, क्योंकि अच्छे से मेंशन नहीं करे सारे, आता ही नहीं था तो कैसे मेंशन करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेक्स्ट ट्रीटी एज पर OECD मॉडल कन्वेंशन बताने थे, तो ये भी मेंशन नहीं करा एज पर OECD मॉडल कन्वेंशन या UN मॉडल कन्वेंशन। फिर ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी, इसीलिए 2 मार्क्स इसमें दिए हैं। बट कुछ कुछ पॉइंट जो भी मेंशन करे वो रेलेवेंट है, जैसे टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, टू एलिमिनेट द स्कोप ऑफ ट्रीटी शॉपिंग, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, to facilitate cross-border transaction and implication of tax on it, to ensure that tax is levied where it ought to be। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स रेलेवेंट थे, इसलिए 2 मार्क्स उन्होंने इसमें दे दिए। फिर 6 का ए वाला जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करा, 6 का सी वाला डिस्कस करा हमने, 6 का बी वाला डिस्कस करा। 6 का ए वाला मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था पूरा कंप्यूटेशन का, बट लास्ट में कंप्यूट करने के लिए टाइम भी नहीं बचा था, काफ़ी लेंदी था ये वाला पेपर, तो टाइम नहीं था, इसीलिए सिर्फ मैथ से रिलेटेड जो प्रोविज़न आते थे वो बस थोड़े से मेंशन कर दिए। बट इसके लिए कोई भी मार्क्स एग्जामिनर ने जो है वो अवार्ड नहीं करे हैं, क्योंकि क्वेश्चन था कैलकुलेशन का और मैंने जो है सिर्फ मैथ के प्रोविज़न मेंशन कर दिए थे, तो इसमें उन्होंने कोई भी मार्क्स अवार्ड नहीं करे हैं। अब की टेक अवेज क्या क्या हैं पूरा एनालिसिस के बाद में, तो की टेक अवेज जो है सबसे पहले तो ये कि आपका जो आंसर स्ट्रक्चर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। RCDNR में भी मैंने ऐसा करा था, टेक्स्ट में भी मैंने ऐसा करा, और दूसरी कॉपीज़ जो आगे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ उनमें भी मैंने ऐसा करा है कि आपका आंसर स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, आपको सिंपल और टू द पॉइंट लैंग्वेज लिखनी है। एज आई सेड, आपको सारा सेक्शन जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी उसका एक्सट्रैक्ट है, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है, रेलेवेंट लैंग्वेज है, प्रोविज़न जो रेलेवेंट है, वो सारी चीज़ें आप बस मेंशन करो, पूरा आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन में मेक अ डिफरेंस, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको मार्क्स मिल भी जाएं, जैसे 1-2 जगह पे 1-1 मार्क्स मेरे को मिले, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर ऐसे भी थे जो मैंने अटेम्प्ट करे बट मेरे को उन्होंने 0 मार्क्स दिए हैं। तो इट मे मेक अ डिफरेंस, इट मे नॉट मेक अ डिफरेंस, डिपेंडिंग ऑन कि आपने जो अटेम्प्ट करा है उसमें रेलेवेंट लिखा या नहीं लिखा। देन एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ पेजेस से। नंबर ऑफ पेजेस RCDNR में भी मैंने बोला था कि नंबर ऑफ पेजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पेजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी केस स्टडी का आंसर कर रहे हो तो जो कंक्लूजन दिया है वो सही है या नहीं है, जो प्रोविज़न का यूज़ आपने करा है वो कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए वो सही है या नहीं है, वो चीज़ें देखी जाती है। स्टेप मार्किंग यहाँ पर होती है, जैसे ITC का हमने क्वेश्चन करा या वो जो डायग्नोसिस सेंटर वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो स्टेप मार्किंग जो है वो हर एक में होती है। अगर आपने 5 चीज़ें आपसे पूछी हैं और 5 चीज़ों में से 3 आपकी सही है, 2 आपकी गलत है, तो 3 मार्क्स आपको देंगे, 2 मार्क्स नहीं देंगे, तो वो स्टेप मार्किंग होती है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट ज़रूर करो। उसके बाद अटेम्प्ट क्वेश्चंस जो आपको पहले आते हैं हर एक पेपर में, लगभग मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो करी है। दोनों जो अभी हमने डिस्कस करे, टैक्स वाला भी और RCDNR वाला, दोनों में आपने देखा है कि जो भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे उसके लिए मैं जगह छोड़ देता था, पेज छोड़ देता था और आगे बढ़ जाता था। और फिर लास्ट में जो 15 से 20 मिनट होते हैं या जितना भी टाइम लास्ट में बचता है उसमें उन क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ आंसर जो है वो मैं लिख देता था। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इज़ ओवर एंड अबव द एग्जैक्टनेस। तो एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हैं, एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं लिख पा रहे, वो चलेगा। अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है प्रोविजन की, बस आपको वो जो है यहाँ पर लिखनी है, तो वो सिंपल लैंग्वेज में भी अगर आप लिखोगे तो वो चलेगा। बस रेलेवेंट टू द पॉइंट और अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी है, एग्जैक्ट लिखने की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना। सो दीज वर द की टेक अवेज जो आपको टेक्स्ट के पेपर के लिए ध्यान रखना है।
So this was the complete analysis of my certified copy of Advanced Tax Laws. I hope you have got answers to various questions when it comes to presentation of an answer in this particular paper. Also, I would like to share 3 tips with you with respect to this paper. First, try to focus on understanding the concept rather than on language. Second, whenever you are studying, keep your pen and copy handy and write whatever you are learning side by side. And third, try to do as many repetitions as possible. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.